नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो पार्ट 2 लेके मैं आ गई। पार्ट 2 समझने के लिए आपको पहले कहानी का जो पार्ट 1 है वो आपको सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये कहानी समझ आएगी। तो चलिए अब मैं पार्ट 2 शुरू करती हूँ। पार्ट 1 में मैंने जहाँ तक कहानी को छोड़ा था, नम्रता ने उदासीनता की ऐसी चादर ओढ़ ली जिसे भेद पाना दूसरों के लिए तो क्या, स्वयं उसके लिए भी कठिन हो गया। यहाँ तक मैंने किया था, तो उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। रात के सन्नाटे में स्वयं से ही अपना परिचय करवाकर नम्रता रोमांचित हो उठी। खुशी ने उसके व्यक्तित्व को झकझोर कर रख दिया। अगले दिन की उजली सुबह नया ही रूप रंग लेकर आई। नम्रता हौले हौले गुनगुना रही थी। तरंग को ऑफिस जाने की जल्दी थी, इंस्पेक्शन या तैयारी जो करनी थी। नंदिनी को फ़ोन कर देना, कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना, नहीं तो वह नहीं आने वाली खुशी के स्कूल। तरंग जाते हुए हिदायत दे गया था। सुनकर खुशी ने ऐसा मुंह बनाया कि पूर्णा देवी को हंसी आ गई। मुझे नहीं जाना नंदिनी मौसी के साथ। तरंग को जाता देख खुशी धीमे स्वर में बुदबुदाई। खुशी चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। नम्रता ने खुशी से कहा, मैं नंदिनी मौसी के साथ स्कूल नहीं जा रही। तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हारे पापा व्यस्त है पर मैं नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का भार मेरे कंधों पर है, नंदिनी पर नहीं। सच मम्मी? मेरी नई जन्मदिन वाली पोशाक निकाल दो। आज स्कूल ड्रेस पहनना ज़रूरी नहीं है। दादी माँ, सुना आपने? मैं और मम्मी स्कूल जा रहे हैं। खुशी ताली बजाकर नाचने लगी। मुझे नहीं ले चलेगी खुशी? घर में बैठे बैठे ऊब जाती हूँ मैं। चलिए ना माँ जी, हम तीनों चलेंगे। स्कूल जाने के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर बाहर ही खा पी कर लौट आएंगे। उत्तर खुशी के स्थान पर नम्रता ने दिया। क्यों नहीं, मैं तो खुशी से पहले तैयार हो जाऊंगी। पूर्णा देवी ने सहमति जताई। तरंग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके परिवार की महिलाएं बिना उसकी सहायता के घर से बाहर की खुली हवा में निकलने का साहस करेंगी। पूर्णा देवी ने परिवार में कठोर अनुशासन में दिन बिताए थे। उनके सास ससुर ही नहीं, उनके पति भी स्त्रियों का स्थान उस घर की चार दीवारी में ही होने में विश्वास करते थे। उन्होंने यही सोचकर संतोष कर लिया था कि उनका जीवन तो किसी प्रकार कट गया, पर आने वाली पीढ़ी को वे अपनी तरह घुट घुट कर नहीं जीने देगी। पर केवल सोच लेने से क्या होता है? वे नम्रता के हंसमुख और जिंदा दिल स्वभाव से ही प्रभावित हुई थी, पर विवाह के बाद तिल तिल कर बुझने लगी थी नम्रता। यूँ घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तरंग की अच्छी भाली नौकरी थी। उनके पति श्रीराम का फलता फूलता व्यवसाय था, पर तरंग ने अपने पिता का आचार विचार और स्वभाव विरासत में जो पाया था। वह स्वयं रंग रंगलियाँ मनाने को स्वतंत्र था, पर नम्रता पर कड़ा पहर था। उसका खिड़की से बाहर झांकना तंग तरंग को पसंद नहीं था। नम्रता को हर बात पर नीचा दिखाना, जलील करना, जलीकटी सुनाना, क्रोध में बर्तन प्लेटें आदि उठाकर फेंक देना उसके स्वभाव से अभिन्न अंग थे। ऐसे में नम्रता अपने ही संसार में सिमट कर रह गई थी। दादी माँ सो गई क्या? उनकी विचार श्रृंखला शायद इसी तरह चलती रहती कि खुशी के स्वर ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। मेरा स्कूल आ गया दादी माँ, खुशी बोली। तेरा स्कूल नहीं आया बुद्धू, हम तेरे स्कूल आ गए, पूर्णा देवी ने हंसते हुए कहा। देखा मम्मी, दादी माँ मुझे बुद्धू कह रही है। खुशी हंसते हुए बोली, फिर माँ और दादी माँ का हाथ थामे अपनी कक्षा की ओर खींच ले गई। थी मैम, मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ। खुशी ने प्रसन्नता से अपने टीचर से दोनों का परिचय कराया। आपको पहली बार देखा है मैंने, आप तो कभी आते ही नहीं। कभी मन नहीं होता हम लोगों से मिलने का, श्री मैम ने उल्हाना दिया। जी आगे आया करूँगी, नम्रता ने उत्तर दिया। हम लोग तो अभिभावकों और बच्चों के मेल जोल का प्रोत्साहित करते हैं। बहुत से बच्चों की माएँ शनिवार को बच्चों की कहानियाँ सुनाती है, गेम्स खिलाती है, क्राफ्ट सिखाती है। चाहे तो आप भी अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को कोई भी हुनर सिखा सकती है।
मेरी दादी माँ को बहुत सी कहानियाँ आती हैं और मेरी मम्मी तो इतनी होशियार है कि पूछो ही मत। खुशी अब भी जोश में थी। हम तो अवश्य पूछेंगे। श्री मैम मुस्कुराई। तभी खुशी श्री मैम के कान में कुछ कहने लगी। हाँ, देख लिया, तुम्हारी मम्मी तो वाकई बहुत सुंदर है। श्री मैम ने खुशी की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत नटखट हो गई है, कुछ भी बोलती रहती है। नम्रता शर्मा गई। सुंदर को सुंदर नहीं तो और क्या कहेगी खुशी। आपकी बेटी बहुत प्यारी और होशियार है, पर किसी शनिवार को आइए ना, बच्चों को कुछ भी सिखाइए या केवल उन्हें गीत सुनाइए, बातचीत कीजिए। इससे बच्चे का व्यक्तित्व विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सदा चहकती रहने वाली खुशी शनिवार को अलग थलग उदास सी बैठी रहती है। श्री मैम ने पुनः याद दिलाया। मैं भविष्य में याद रखूंगी। खुशी की खुशी में ही मेरी खुशी है, नम्रता ने आश्वासन दिया। स्कूल से निकलकर नम्रता खुशी को एक बड़े से मॉल में ले गई। वहाँ बच्चों के लिए अनेक प्रकार के गेम्स थे, जिनका आनंद लेने के लिए वहाँ बच्चों की भीड़ लगी थी। खुशी के साथ ही पूर्णा देवी और नम्रता ने भी उनका भरपूर आनंद लिया। दिन भर मस्ती करके और खा पी कर जब दोनों घर पहुंची तो थककर चूर हो गई थी। अंततः शीघ्र ही निद्रा देवी की गोद में समा गई। घंटी की आवाज़ सुनकर नम्रता हड़बड़ा कर उठी। घड़ी में 6 बज रहे थे। द्वार खोला तो तरंग सामने खड़ा था। सो रही थी? हाँ, नम्रता ने जवाब दिया। खुशी और माँ भी सो रही हैं? पूछते हुए तरंग अंदर आ गया। फिर गुस्से से बोला, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पर तुम सब तो बस अपनी नींद में डूबे रहो। क्या कहकर गया था मैं? यही ना कि नंदिनी को फ़ोन कर लेना और कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना, तो वह खुशी के स्कूल ले जाएगी। पर नहीं, तुम अपने ही ऐंठ में हो। तुमने कुछ नहीं किया, चाहे बच्ची का भविष्य चौपट हो जाए। हमने फ़ोन नहीं किया तो क्या हुआ? आपने तो नंदिनी को फ़ोन किया ही होगा, नम्रता ने सहज भाव से पूछा। प्रश्न पूछ रही हो या ताना मार रही हो? तरंग क्रोधित हो उठा। मैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो केवल जानना चाह रही थी। तो जान लो, मैंने नंदिनी को ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि वह खुशी के स्कूल गई या नहीं, तो पता चला कि तुमने उसे फ़ोन तक नहीं किया। क्षमा मांगने की कौन कहे? एक बात तो साफ हो गई कि तुम्हें खुशी की कोई चिंता नहीं है। खुशी की चिंता है इसलिए नंदिनी को फ़ोन नहीं किया तरंग। ये भी जान लो कि अजनबियों के सामने मेरी घींगी नहीं बनती। मैं और माजी खुशी के स्कूल गए थे और सच मानो कि खुशी को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। नम्रता हर एक शब्द पर जोर देकर बोली। ओह, तो अब तुम्हारे मुंह में भी जवान आ गई है। तुम ये भी भूल गए कि नंदिनी तुम्हारी बहन है। तरंग, चाहे बहन हो या पति, अन्याय का प्रतिकार करने का अधिकार तो मेरे पास होना ही चाहिए। मैं अब तक चुप थी, पर अब मैं लड़ूंगी, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी खुशी के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी, पूर्णा देवी जो अब तक चुप खड़ी थी धीमे स्वर में बोली। माँ तुम भी? तरंग चौंक कर बोला। क्या कहूँ बेटे, जीवन भर अन्याय सहती रही मैं, पर अब लगता है समय बदल गया है। नम्रता के साथ मैं भी लड़ूंगी अपनी खुशी के लिए, पूर्णा देवी धीमे पर दृढ़ स्वर में बोली। नम्रता बढ़कर पूर्णा देवी के गले से लग गई। दोनों के आंखों में आंसू के आभार आ गए। तो चलिए, ये कहानी भी यहीं तक समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत से महिलाएं ऐसी है जो अपने घर में ही सिमट कर रह जाती हैं। वो अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितना भी वो काम कर ले, उनको ताना ही मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पढ़कर थोड़ी सी ही सही मोटिवेट मिला होगा। अगर आपको इससे मोटिवेशन मिलता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।